मूवी के स्टार्टिंग में हमें ब्रैंडन को दिखाया जाता है जो एक सिक्योरिटी इंचार्ज होता है और वो गवर्नर के लिए सिक्योरिटी का काम करता है। आगे हमें एयरपोर्ट के ऊपर दो लड़कों को देखते हैं जिसमें से जेड और कायल नामक के लड़के होते हैं। तभी यहाँ पर एवा भी आ जाती है जो अपने सिक्योरिटी इंचार्ज ब्रैंडन के साथ में आई हुई होती है और एवा जेड की गर्लफ्रेंड होती है। ये लोग छुट्टियां बिताने के लिए किसी दूसरी जगह पर जा रहे होते हैं और जेड यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड एवा को बोलता है कि तुम्हें अपने सिक्योरिटी इंचार्ज को अपने साथ नहीं लाना चाहिए था। तब एवा कहती है कि ये मेरा फैसला नहीं था, मेरे डैड ने इन्हें मेरे साथ में भेज दिया, जो कि एवा के डैड यहाँ के गवर्नर है। वहीं इसी एयरपोर्ट के ऊपर हम बूढ़े कपल को भी देखते हैं जिनके साथ में एक छोटी बच्ची होती है। इस छोटी बच्ची का नाम रोजा होता है और ये लोग भी यहाँ से किसी दूसरी जगह पर घूमने के लिए जा रहे होते हैं। इस छोटे बच्चे की मॉम की मृत्यु हो चुकी है, इसलिए वो अपने नाना नानी के साथ में रहती है और यहाँ पर रोजा अपने साथ हमेशा एक टेडी बियर को रखती है। लेकिन जब वो यहाँ से जा रही थी तब वो टेडी बियर उसके बैग से गिर जाता है और रोजा को इस बात का पता नहीं चलता। यहाँ पर जेड अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत सारे सवाल पूछता है कि जैसे तुम पढ़ाई क्यों छोड़ रही हो या फिर आगे तुम क्या करने वाली हो। तो यहाँ पर एवा बोलती है कि मैं किसी इंटरव्यू पर नहीं जा रही बल्कि हम घूमने के लिए जा रहे हैं, तुम मुझसे ऐसे सवाल मत करो। और वो गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती। आगे रोजा अपने टेडी बियर को ढूंढ रही होती है। जब वो नहीं मिलता तो खोजने जाती है, पर तभी वो यहाँ पर एवा से टकरा जाती है। एवा यहाँ पर गुस्से में होती है, उसी वजह से वो रोजा को भी डांट देती है। बेचारी रोजा अपने नाना के पास में चली जाती है। एवा को पता चल जाता है कि वो अपना टेडी बियर ढूंढ रही थी, इसीलिए एवा को वो टेडी बियर खोजकर रोजा को दे देती है। इससे रोजा बहुत ही ज्यादा खुश होती है और बाद में ये सभी लोग प्लेन के अंदर बैठ जाते हैं। इस फ्लाइट के अंदर बहुत ही कम लोग होते हैं और सभी यात्रियों के बैठ जाने के बाद ये प्लेन यह से टेक ऑफ कर लेता है। और तभी यहाँ प्लेन के अंदर एक लड़का आता है जिसका डैनियल नाम होता है और वो यहाँ पर सभी को इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है कि आपको ऑक्सीजन मास्क किस तरह लगाना है। मतलब वो बचाव के लिए बहुत सारे इंस्ट्रक्शन देता है। लेकिन यहाँ पर जेड और कायल उस लड़के का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन इस चीज से उस लड़के को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो लड़का यहाँ पर सभी को खाना सर्व कर रहा था। तब भी यहाँ पर वो कायल नाम का लड़का डैनियल का मजाक उड़ाता है और उसी वजह से डैनियल अपना बदला लेने के लिए कायल के ऊपर थोड़ी सी बियर गिरा देता है और यहाँ से चला जाता है। लेकिन जब ये प्लेन 20,000 फुट ऊपर होता है तभी प्लेन के सामने कुछ पक्षी आ जाते हैं और कुछ पक्षी यहाँ पर प्लेन के इंजन में चले जाते हैं। उसी वजह से इंजन में आग लग जाती है और ये प्लेन बुरी तरह से हिलने लगता है और उसी वजह से इस प्लेन के अंदर जितने भी लोग होते हैं वो सारे डर जाते हैं। ये प्लेन समंदर के ऊपर से गुजर रहा होता है और देखते ही देखते इस प्लेन का एक इंजन पूरी तरह से खराब हो जाता है। उसी वजह से प्लेन पूरी तरह से अनबैलेंस हो जाता है और इंजन के कुछ टुकड़े यहाँ पर प्लेन के अंदर घुस जाते हैं। उसी वजह से प्लेन के अंदर एक बड़ा सा छेद हो जाता है और प्लेन के अंदर बैठे सारे यात्री बाहर निकलकर समंदर में गिरने लगते हैं और जो लोग अपनी सीट बेल्ट से बंधे हुए थे केवल वही लोग बच पाते हैं। देखते ही देखते ये पूरा का पूरा प्लेन समंदर में क्रैश हो जाता है और इस प्लेन के अंदर पानी भरना शुरू हो जाता है। इन लोगों के पास में कोई भी ऑप्शन नहीं होता। इसी वजह से जो जिंदा लोग थे वो प्लेन के सबसे पिछले हिस्से में चले जाते हैं, ओशन में। काफी दूर घिसने के बाद ये प्लेन एक बहुत गहरी खाई के किनारे पर आकर रुक जाता है। प्लेन उसके किनारे पर खड़ा था और प्लेन के अंदर पूरी तरह से पानी भर चुका है, लेकिन प्लेन के सबसे पिछले हिस्से में पानी अंदर नहीं जा पाता। उसी वजह से यहाँ पर कुछ लोग जिंदा रहते हैं। यहाँ वो बहुत ही ज्यादा घबराए हुए होते हैं, लेकिन तभी यहीं पर ब्रैंडन भी आ जाता है जो कि एवा का सिक्योरिटी इंचार्ज होता है। वो अपने साथ में रोजा की नानी को भी लेकर आया। अब यहाँ पर ये कुल मिलाकर 7 लोग होते हैं और ये सातों बहुत ही ज्यादा घबराए हुए होते हैं। यहाँ पर ये वो सभी को बताती है कि हमें मदद मिल जाएगी, शायद कोई ना कोई हमें बचाने के लिए जरूर आएगा। यहाँ पर ब्रैंडन होता है, वो सभी को बताता है कि हमें होप नहीं खोनी चाहिए। जब हमारा प्लेन क्रैश हुआ था तब पायलट ने शायद मैसेज भेज दिया होगा और उसी मैसेज से टीम ढूंढ रही होगी, इसीलिए हमें यहीं पर रहना होगा। लेकिन कायल बहुत ही ज्यादा डरा हुआ होता है। वो बोलता है कि हमें नहीं पता कि यहाँ पर हम कितनी देर जिंदा रहेंगे। अगर ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी या इस जगह पर भी पानी भर जाएगा तब हम मर जाएंगे। तब यहाँ पर ब्रैंडन उसको डांटता है कि तुम्हें पॉजिटिव सोचना चाहिए, ना कि नेगेटिव। हमें उन तरीकों के बारे में ध्यान रखना होगा जिन तरीकों की मदद से हम बाहर निकल सकते हैं और हमें उन तरीकों को अपनाना होगा जो जीने लायक यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर डेडा नाम के फ्लाइट क्रू मेंबर से कहते हैं कि जहाज के पिछले हिस्से में 2 सिलेंडर होते हैं जिनमें ऑक्सीजन है, पहले वो चेक करो। पर वो जब चेक करते हैं तो 2 सिलेंडर खाली होते हैं। इस बात से सभी को डर लगने लगता है
यहाँ पर जो नानी होती है वो बताती है कि हमारी बगल वाली सीट पर एक पेशेंट था जो अपने साथ में ऑक्सीजन का सिलेंडर लाया था, हम उस सिलेंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ब्रैंडन वो सिलेंडर ढूंढने के लिए चला जाता है और हम यहाँ पर लोगों को देखते हैं जो अपनी सीट बेल्ट से बंधे हुए थे पर अब उनकी मृत्यु हो चुकी है। फाइनली यहाँ पर ब्रैंडन को वो ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाता है। तभी वहां पर एक बहुत बड़ी शार्क आ जाती है जो यहाँ पर ब्रैंडन के पैर को खा जाती है और दूसरी तरफ वो लोग ब्रैंडन का इंतजार कर रहे थे और ब्रैंडन आ जाता है। वो इन लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर दे देता है। तभी अचानक शार्क उसे खींच कर ले जाती है। अब की ब्रैंडन की मौत हो जाती है और इस बात से वो लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। इन्हें पता चल जाता है कि पानी के अंदर शार्क भी है, इसी वजह से हम यहाँ से कभी नहीं निकल पाएंगे। कायल का हाथ भी टूटा हुआ होता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसी वजह से यहाँ पर नानी होती है, वो उसकी हड्डियों को जोड़ने का काम करती है और काफी मेहनत के बाद कायल की हड्डियों को जोड़ देती है और बैंडेज लगा देती है। आगे हम पानी की सतह के ऊपर वहां एक हेलीकॉप्टर को दिखाते हैं जो प्लेन को ढूंढने की कोशिश में लगा हुआ है। पूरे समुद्र के अंदर उन्हें कहीं पर भी प्लेन नहीं मिलता और न ही प्लेन का मलबा मिलता है, लेकिन वो लोग भी उम्मीद नहीं छोड़ते। वो प्लेन के मलबे को ढूंढते ही रहते हैं। वहीं पानी के नीचे जहाज के अंदर हम उन लोगों को देखते हैं। यहाँ पर नानी अपने बारे में बता रही होती है कि मुझे इनके नाना से आर्मी में प्यार हुआ था। वो आर्मी में एक सैनिक थे। दुश्मनों की गोली के चलते वो बहुत ज़्यादा घायल हो चुके थे और मैं उसी आर्मी के अंदर एक नर्स का काम कर रही थी। तब मैंने उनका इलाज किया था और उस दिन के बाद मैंने आज तक उनसे दूरियां नहीं बनाई। मैं हमेशा उनके साथ रही हूँ और अब आखिरी मौके पर वो मुझसे अलग हो चुके हैं, यानी दुनिया छोड़कर जा चुके हैं। और यह कहते हुए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। आगे जो हेलीकॉप्टर को देखते हैं वो अभी भी ऊपर चक्कर काट रहे होते हैं, लेकिन उन लोगों को प्लेन का कोई नामो निशान नजर नहीं आता। दूसरी तरफ पानी के नीचे प्लेन भी बहुत सारी आवाजें कर रहा था, मानो वो प्लेन टूट रहा हो। तब यहाँ पर जेट बताता है, मैंने इंजीनियरिंग की है, हम पानी की इतनी गहराई में है, यहाँ पर पानी दबाव लगा रहा है और अगर ये प्लेन पिचक गया तो हम यहीं पर मारे जाएंगे। हमें पता है कि ये प्लेन एक खाड़ी के किनारे पर खड़ा है, यानी कि इसके आगे बहुत गहरी खाई है। तभी ये प्लेन थोड़ा सा और सरक जाता है। उसी वजह से ये सारे लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन ये प्लेन पूरी तरह से खाई में गिर पाता उससे पहले ही रुक जाता है। अब ये सारे लोग बैठकर प्लान बनाने लगते हैं कि हम यहाँ से कैसे बाहर निकल सकते हैं। यहाँ पर जो एवा होती है वो बोलती है कि हमें तैर कर बाहर निकलना होगा और किसी तरह शार्क का ध्यान बटाना होगा। तब यहाँ पर जो रोजा होती है वो बोलती है कि हमें बुलबुलों की मदद लेनी होगी क्योंकि शार्क बुलबुलों के पास में नहीं आती। तो यहाँ पर कायल बताता है कि मैंने देखा था कि प्लेन के अंदर 2 ऐसे लोग भी चढ़े थे जिनके पास में तैरने वाले सूट थे। अगर हम लगेज वाले केबिन तक किसी तरह पहुंच जाएं तो उन सूट को यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। अब यहाँ पर जो क्रू का मेंबर होता है वो बोलता है कि यहाँ पर एक गुप्त दरवाज़ा होता है और अगर हम उसकी मदद से यहाँ से चले जाएं तो उस लगेज रूम तक पहुंच सकते हैं। वहीं हम ऊपर उड़ रहे हेलीकॉप्टर को देखते हैं। वो लोग भी पानी के ऊपर चक्कर काट रहे होते हैं, लेकिन तभी उन्हें जहाज का मलबा नजर आ जाता है। उन्हें पता चल जाता है कि ये प्लेन यहाँ पर ही क्रैश हुआ है। इसी वजह से वो हेलीकॉप्टर 2 गोताखोर को लैंड करा देता है और वो गोताखोर जहाज को ढूंढना शुरू कर देते हैं। बहुत ही अच्छी किस्मत के चलते वो लोग जहाज को बहुत जल्दी ढूंढ लेते हैं और जहाज के करीब जाने की कोशिश करते हैं। और ये सभी लोग भी ग्लास की मदद से देख लेते हैं कि उनकी तरफ गोताखोर आ रहे हैं। इनकी उम्मीदें बढ़ जाती हैं कि अब शायद हम जिंदा बच जाएंगे, जिस वजह से ये सारे लोग खुश होते हैं। वो गोताखोर भी इन लोगों को देख लेता है और इन लोगों को इशारों में बताता है कि हम तुम्हें बचा लेंगे। तभी यहीं पर एक शार्क आ जाती है और उन गोताखोर को खा जाती है और इस बात से इन लोगों की उम्मीदें फिर से टूट जाती हैं और ये काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। इन्हें पता होता है कि 2 गोताखोर थे, एक को तो शार्क ने मार दिया, शायद दूसरा बच गया हो और वो हमारी तरफ आता हो और ये उसी का इंतज़ार करने लगते हैं। लेकिन वो गोताखोर काफ़ी देर तक नहीं आता। उसी वजह से इन्हें पता चल जाता है कि शायद वो भी मारा गया है। एक बार फिर से ये निराश हो जाते हैं। तब यहाँ पर जो एवा नाम की लड़की होती है वो बोलती है कि मैं उस गोताखोर को देखने के लिए प्लेन के अगले हिस्से में तैर कर जाऊंगी ताकि हम उसके ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल कर सकें। लेकिन तभी यहाँ पर जो जेड होता है उसका पैर फिसल जाता है और पानी में गिर जाता है और तभी वहीं पर एक शार्क आ जाती है जो जेड के पैर को काट लेती है। जेड बहुत ज़्यादा डर जाता है। उसे जल्दी से ये लोग पीछे लेकर आते हैं और उसके घाव पर बैंडेज लगाने की कोशिश करते हैं।
साथ ही साथ उसकी इस पैर को बांध भी देते हैं ताकि बहुत ज्यादा ब्लड न बहे आगे। वो एक छोटे से दरवाजे के अंदर से चली जाती है और वो यहाँ से सीधा लगेज केबिन में पहुंच जाती है। वहां पर पानी भरा हुआ होता है और वो स्विमिंग सूट के बैग को खोजने लगती है, लेकिन तभी यहीं पर सार्क आ जाती है। उसी वजह से वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है, लेकिन फाइनली वो किसी तरह उस बैग को ले आती है और ये सभी लोग उस बैग के अंदर जरूरी चीजें ढूंढने लग जाते हैं। इन्हें यहाँ पर सूट मिल जाते हैं, लेकिन जैसे ही इनकी निगाहें जेड की तरफ जाती हैं तो इन्हें पता चल जाता है कि जेड ने अपनी आखिरी सांसें ले ली हैं, यानी कि वो मारा जा चुका है। इस बात से एवा बहुत ही ज्यादा दुखी होती है। वो रोने लगती है। वो बोलती है कि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। पहले मेरी मॉम छोड़कर मुझे चली गई थी, उसके बाद ब्रैंडन और उसके बाद जेड, और अब मैं बिल्कुल अकेली रह चुकी हूँ। अब मेरा कोई दोस्त भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर दूसरे लोग होते हैं, वो उसे संभाल लेते हैं। अब यहाँ पर केवल 5 लोग जिंदा बचते हैं और इन लोगों के पास में अपने अपने सूट होते हैं और ये सारे लोग फैसला कर लेते हैं कि हमें तैरकर यहाँ से बाहर निकलना होगा। और साथ ही यहाँ पर एवा बोलती है कि जो गोताखोर यहाँ पर आया था, हम उसका स्कूबा टैंक यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर वो अब ऑक्सीजन होती है और उसकी बदौलत हम सतह पर जा सकते हैं। तब यहाँ पर जो कायल नाम का लड़का होता है वो बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा देर तक सांसें नहीं रख सकता, मैं मर जाऊंगा। तो यहाँ पर छोटी बच्ची रोजा बोलती है कि तुम कितनी देर सांस रोक सकते हो? तो वो बोलता है कि मैं 2 मिनट के लिए सांस रोक लूंगा। एवा बताती है कि इतनी देर तक हम काम चला लेंगे, लेकिन हमें सबसे पहले शार्क को किसी तरह दूर भगाना होगा। उसी वजह से ये ऐसे बैग्स को ढूंढने लग जाते हैं जिन बैग्स में हवा भरी जाती है, जो इमरजेंसी के टाइम पर काम आते हैं। एवा उन बैग्स को पैसेंजर सीट से उठाकर ले आती है। सभी लोग यहाँ से निकलने के लिए अब तैयार हो जाते हैं, लेकिन नानी बताती है कि मैं तुम लोगों के साथ में नहीं जा पाऊंगी। अगर मैं तुम लोगों के साथ में गई तो तुम लोग धीमे पड़ जाओगे, इसलिए मैं यहीं पर रहूंगी और मदद का इंतजार करूंगी। तुम लोग जल्दी से यहां से निकल जाना। साथ ही वो ये भी बोलती है कि तुम वादा करो कि तुम रोजा का ख्याल रखोगी। तो एवा वादा करती है कि मैं रोजा का ख्याल रखूंगी। यहाँ पर एवा सभी को बताती है कि हम लोग उस ऑक्सीजन टैंक को ढूंढेंगे और फिर हम उसकी मदद से बारी बारी से सांस लेंगे और जो प्लेन का बहुत बड़ा छेद हुआ है उसके जरिए बाहर निकलेंगे। बाहर निकलते ही हम अपनी अपनी रस्सियों को खींच लेंगे, जिसकी मदद से हमने जो बैग पहने उसमें हवा भर जाएगी और हवा भरते ही हम सतह पर चले जाएंगे। अब वो लोग यहाँ से तैरकर पानी में आगे जाने की कोशिश करते हैं। तभी इनके सामने एक शार्क आ जाती है, लेकिन बुलबुलों की मदद से उस शार्क को दूर भगा देते हैं और उन्हें वहां पर गोताखोर मिल जाता है। उस गोताखोर से ऑक्सीजन सिलेंडर को ले लेते हैं, बारी बारी से सांस लेने लग जाते हैं। यहाँ पर अभी केवल एवा और रोजा ही पहुंची हैं, लेकिन डैनियल और कायल ये दोनों अभी भी पीछे हैं। कायल बहुत ही ज्यादा डर जाता है, उसी वजह से वो आगे तैर कर नहीं जाता और इसी जगह पर फंसा हुआ रहता है। लेकिन तभी उसके पास में सार्क आ जाती है, जो यहाँ पर कायल को खा लेती है। इसीलिए डैनियल को वहां से आगे अकेले ही बढ़ना पड़ता है और एवा यहाँ पर किसी तरह रोजा और डैनियल इन दोनों को ऑक्सीजन सिलेंडर दे देती है और इन दोनों की रस्सियों को खींच देती है और हवा भरने की वजह से वो दोनों पानी की सतह पर जाने लगते हैं। और यहाँ पर एवा भी जैसे ही बाहर निकलने वाली होती है, तभी प्लेन के टूटे हुए हिस्से में एक शार्क आ जाती है, जिस वजह से एवा को यहीं पर रुकना पड़ता है। एवा अब ज्यादा देर तक सांस नहीं रोक सकती थी, लेकिन तभी यह पूरा प्लेन सरकने लगता है। प्लेन गहरी खाई की तरफ जाने लगता है। एवा किसी तरह इस प्लेन से बाहर निकलने की कोशिश करती है। काफी मेहनत के बाद एवा इस प्लेन से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है। वो जल्दी से अपनी रस्सी खींच देती है। उसी वजह से उसके बैग्स के अंदर हवा भर जाती है और वो तैरती हुई सतह की तरफ जाने लगती है, लेकिन वो सतह तक नहीं पहुंच पाती। उससे पहले ही वो बेहोश हो जाती है और वो काफी देर बाद अपने आप सतह पर पहुंच जाती है, पर अभी भी वो बेहोश होती है। कुछ देर बाद उसे होश आता है तो वो देखती है कि उसकी जान बच चुकी है। आगे वो यहाँ पर रोजा और डैनियल को खोजने लग जाती है। उसे ऐसा लगने लगता है कि जैसे वो दोनों मारे गए हैं। तभी यहीं पर हेलीकॉप्टर भी आ जाते हैं, जो यहाँ पर एवा को देख लेते हैं। एवा की जान बचाते हैं। एवा देखती है कि यहाँ पर रोजा और डैनियल पहले से ही हैं, यानी कि उनकी भी जान बच चुकी है। यहाँ पर क्रू के लोग पूछते हैं कि क्या कोई और भी जिंदा है, तो एवा मना करती है कि अब कोई भी जिंदा नहीं है और इस तरह से उन 7 लोगों में से केवल 3 लोगों की ही जान बच पाई। इसी के साथ में ये मूवी खत्म हो जाती है। मिलते हैं अगली शानदार मूवी में।